हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आइए सभी लोग। तो ये है आपकी एमसीक्यू की क्लास नंबर है आपकी 5th। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास तक कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के उन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी जाएगी, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आ जाइए, ये हैं आपके जो भी बीटी बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पहला है, इसका आंसर आप सभी लोग देंगे, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एट पावर फ्रीक्वेंसी स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आर। तो क्या बताना है, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन में कहा गया है कि पावर फ्रीक्वेंसी पे स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो होता है वो आपका कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बी में कहा गया नेग्लिजिबल होता है एट स्मॉल, और सी कहा गया है इम्पोर्टेंट एट स्मॉल, और डी कहा गया है नेग्लिजिबल एट लार्ज। यानी कि आपको क्या बताना है कि पावर फ्रीक्वेंसी पर, अब पावर फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। पावर फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज़ होती है। तो 50 हर्ट्ज़ पे हम कह सकते हैं कि स्किन इफेक्ट और जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में। स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो होती है हमारी, वो नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल का मतलब बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग, बताइए क्वेश्चन में क्या कहा है, समझिए पहले। द रिएक्टिव पावर, क्या बताना है, रिएक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर की बात करें तो हम जानते हैं रिएक्टिव पावर क्या होता है, क्यू वी आई साइन फाई, यही होता है रिएक्टिव पावर। अब इस रिएक्टिव पावर को इन्होंने बताया है कि ऑप्शन के हिसाब से देखिए, फुली लोडेड ओवरहेड एब्जॉर्ब एंड लाइट लोडेड जनरेट। यानी कि क्या बता रहा है कि जो ओवरहेड लाइन होती है वो अगर फुली लोडेड होती है, अगर लोड कंडीशन पे होती है तो ये रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करती है, जबकि लाइट लोड पे ये जनरेट करती है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन बी में कहा गया फुली लोडेड एंड लाइट लोडेड ओवरहेड लाइंस जनरेट, यानी कि फुली लोडेड पे या लाइट लोडेड पे ये जनरेट होती है। सी ऑप्शन में कहा गया फुली लोडेड ओवरहेड लाइंस जनरेट एंड लाइट लोडेड एब्जॉर्ब, यानी कि फुली अगर लोडेड है लाइन तो आपका जनरेट करेगा और लाइट लोड पे एब्जॉर्ब करेगा। टी ऑप्शन में कहा गया फुली लोडेड एंड लाइट लोडेड ओवरहेड लाइंस आर ऑब्जर्व, यानी कि फुली लोडेड और लाइट लोडेड का मतलब जब आपका भार कम है उस लाइन पर, तो दोनों के केस में आपका एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों के। तो क्या होता है, ध्यान देंगे, जब रिएक्टिव पावर की बात आती है तो रिएक्टिव पावर क्या होता है हमारा, अगर लाइन आपकी लोडेड है, ठीक है, फुली लोडेड है, तो फुली लोडेड के केस में हमारी या लोड कंडीशन ज़्यादा है तो उस केस में रिएक्टिव पावर जो होगी वो हमारी वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, जबकि रिएक्टिव पावर हमारी लाइट लोड के केस में, याद रखेंगे, लाइट लोड के केस में हमारी क्या होगी, वो जनरेट करती है। ठीक है, जनरेट होती है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फुली लोडेड पे एब्जॉर्ब करेगी रिएक्टिव पावर, और जब लाइट लोडेड होगी लाइन आपकी तो वो जनरेट करेगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन में क्या कहा है, समझिए पहले। क्वेश्चन में कहा है एन AC करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एंड इज फ्रीक्वेंसी। तो क्या बताना है कि एक कंडक्टर है मान लिया, ठीक है, इस कंडक्टर में आपकी कोई AC करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, AC करंट जो है वो फ्लो हो रही है। अब ये AC करंट जब फ्लो होती है तो हम जानते हैं AC करंट फ्लो होने से हमारा क्या होता है, कंडक्टर के
पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये चीज़ हम बता चुके हैं, और नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण ही हम इस पूरे फिनोमेना को क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। और इस स्किन इफेक्ट के कारण ही हमारा क्या होता है, वो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये आपको बताया हमने, ठीक। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से आप देखिए, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक तरीके से स्किन इफेक्ट की ही बात कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक। और उसमें कहा गया है इस फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब बताना है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी डिपेंड करती है इस पे या नहीं करती है। तो ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों के? तो देखिए क्वेश्चन में, नॉन यूनिफॉर्मली एंड इंडिपेंडेंट, नॉन यूनिफॉर्मली एंड डिपेंडेंट, यूनिफॉर्मली एंड इंडिपेंडेंट, यूनिफॉर्मली एंड डिपेंडेंट। तो आंसर बताइए क्या होगा। तो जब भी हम बात करते हैं एसी करंट की, तो उस केस में हमारा स्किन इफेक्ट होगा। स्किन इफेक्ट का मतलब क्या है कि हमारा कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म हमारा हो गया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी पे क्या है आपका डिपेंड करता है, ये आपको पता है। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, इसका मतलब एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी चीज़ों को, सभी लोग समझ रहे हैं एक एक चीज़, रटना नहीं है कोई चीज़, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी साथ में समझते चलिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। तो क्वेश्चन में कहा गया, इफ ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस एक्स एंड रेजिस्टेंस आर ए फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। द फ्लो ऑफ रिएक्टिव पावर इज अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ रियल पावर, यानी कि आपको क्या बताना है कि जो लाइन रिएक्टेंस आपको दिया गया ट्रांसमिशन लाइन का x और उसका रेजिस्टेंस दिया गया r, तो उस केस में जो फ्लो होगा, रिएक्टिव पावर फ्लो होगा, वो रियल पावर पे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली होता है। तो इस केस में कब होता है, ये कंडीशन आपको बताना है, जब एक्स बाई आर रेशियो जब एक्स बाई आर इक्वल हो जाएगा, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, या ऑप्शन बी में कहा गया है x ग्रेटर देन r, यानी कि जब ये हो जाएगा, या इसमें यहाँ पे सही कर लीजिए ऑप्शन ए डज नॉट है, ठीक है। डज नॉट का मतलब x और r बराबर नहीं होगा, और डी में कहा गया x इज लेस देन r। तो आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये कंडीशन कब आती है, तो ये होती है x ग्रेटर देन r, जब रिएक्टेंस हमारा ज़्यादा हो जाता है रेजिस्टेंस से, तब ये क्या होता है, हमारी अप्रोक्सीमेटली जो रियल पावर होती है वो रिएक्टिव पावर पे इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है, ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज रिक्वायर्स मोर, बताइए। देखिए इसीलिए हम आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आए हैं, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर हिंदी में भी होना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा डिप्लोमा वालों के लिए। तो मैंने आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को टाइप किया है। तो देख सकते हो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और आप लोग क्या हो, क्वेश्चन एक बार भी जो है लाइक शेयर नहीं करते हो, कम से कम थोड़ा बहुत तो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर इसका आंसर दो। आंसर क्या है, आपको क्या बताना है कि जो ट्रांसमिटिंग पावर होती है, अगर हाई वोल्टेज पे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं पावर को, तो इसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायर मोर, बताइए। मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट, सही बात है, मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी जब वोल्टेज बढ़ाओगे, ठीक है। हाई वोल्टेज पे हम पावर ट्रांसमिट करेंगे, तो ये तो सही है। बी ऑप्शन में कहा गया है, फास्टर कंट्रोल्स फॉर मिनिमाइजिंग द आर्किंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स, यानी कि हमको क्या होगा कि जो आर्किंग हो, कॉन्टैक्ट जो होते हैं, आपके सर्किट ब्रेकर वगैरह सुने होंगे, तो उसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो कॉन्टैक्ट जब अलग होते हैं तो हमारी आर्किंग होती है। जब आप आगे पढ़ोगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो आर्किंग होती है। तो आर्किंग को मिनिमाइज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फास्टर कंट्रोल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये भी सही है। दूसरी ऑप्शन कहा गया, लार्जर कंट्रोल्स फॉर मिनिमाइजिंग द आर्किंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स, लार्जर कंट्रोल्स फॉर मिनिमाइजिंग द आर्किंग कंट्रोल्स, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है। तो
और डी ऑप्शन में क्या आ गया, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बताइए आंसर। देखो सभी लोग ज्वाइन किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तभी सही रहेगा। और इसकी PDF फाइल आपको, ये PDF क्वेश्चन की PDF है, आपको USB चैनल है, उस पर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर। तो ओवरहेड लाइन जनरली यूज, आपको क्या बताना है कि जो ओवरहेड लाइन होती है आपकी, आपने देखी होगी, तो उसमें बेसिकली कौन सा टाइप का कंडक्टर यूज किया जाता है आपको बताना है। कॉपर कंडक्टर, बी का आ गया ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर्स, सी का आ गया ACR कंडक्टर्स, डी का आ गया नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ACR कंडक्टर्स। आप जानते हैं ACR कंडक्टर, ये हमने आपको क्वेश्चन बताया भी है। ACR कंडक्टर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ACR कंडक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको सही लिख लीजिएगा, हिंदी में ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है। तो ACR कंडक्टर ACR कंडक्टर होता है, क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, ये आपको हमने बताया भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में कहा गया रिएक्टर्स एंड, यहाँ पे एंड कर लीजिए, एंड होगा, रिएक्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर, ये यहाँ पे कट जाएगा, रिएक्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन सिस्टम टू कंट्रोल वोल्टेज एट गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस। आपको क्या बताना है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन ये बताना है कि जो आपके रिएक्टर्स होते हैं, रिएक्टर्स आप जानते हैं क्या होते हैं, एल, ठीक है, और कैपेसिटर सी, ये हमारे जो है ट्रांसमिशन लाइन में यूज किए जाते हैं, किसके लिए, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको ये बताना है कि जो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए कैपेसिटर और इंडक्टर यूज किए जाते हैं वो किस तरीके से आपको किए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, यानी कि क्या कहा गया है कि शंट में हम लोग, शंट में, जैसे शंट क्या होता है, ये शंट में हम कैपेसिटर लगाते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, और कब लगाते हैं, जब पावर फैक्टर आपका लैगिंग होता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर शंट में लगाते हैं, और सीरीज रिएक्टर जो होता है, सीरीज रिएक्टर, ये इस तरीके से रिएक्टर हमारा क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में लगाते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में लगाते हैं, जब आपका लोड लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता है। तो ये आपकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स इन लार्ज ट्रांसमिशन लाइन रिजल्ट्स इन, बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए ट्रांसपोजिशन की अगर बात करें, आप पहली बात तो समझ लीजिए, ट्रांसपोजिशन अभी आप पढ़ोगे, ठीक है। ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि आप कंडक्टर जैसे 3 फेज़ हैं आपके, ठीक है, ABC 3 फेज़ होते हैं। तो इन 3 फेज़ में क्या होता है, हमारा इन कंडक्टर को बेसिकली हम एक इंटरवल पे, एक रेगुलर क्या होता है, डिस्टेंस पे इनकी पोजीशन को चेंज करते हैं, क्या, पोजीशन को चेंज करते हैं। जैसे इस तरीके से इसको चेंज कर दिया, इसको इस तरीके से चेंज कर दिया, इसको इस तरीके से, ऐसे हमारा क्या होता है कि कंडक्टर की पोजीशन को एक हर डिस्टेंस पे चेंज करते हैं, एक रेगुलर डिस्टेंस पे चेंज करते हैं। और ये हम चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि हमको रिएक्टेंस को मैनेज करना होता है, कैपेसिटेंस को मैनेज करना होता है। हम जानते हैं रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस अगर मैनेज होगा तो उसी केस में हमारा क्या होगा, वोल्टेज को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज का ड्रॉप भी उसी हिसाब से देख सकते हैं। दूसरी चीज़, ट्रांसपोजिशन, अगर हमारा इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पूरी लेंथ में अगर नहीं सेम होगा तो उस केस में क्या होता है, हमारा रेडियो इंटरफेरेंस भी डिपेंड हो जाता है कम्युनिकेशन लाइंस में, ये आपको हमने बताया भी होगा, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन रेडियो इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, वोल्ट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को इक्वल करने के लिए पूरी लेंथ में, तो इसके लिए हम लोग ट्रांसपोजिशन का यूज करते हैं, कंडक्टर को एक रेगुलर पोजीशन पे चेंज करते हैं। ये अभी आगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा।
तो बेसिकली इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेम एवरेज इंडक्टेंस फॉर वेरियस फेजेस, यानी कि बहुत सारे जो भी फेजेस हैं ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो इंडक्टेंस होता है आपका, कैपेसिटेंस की बात नहीं होती है, केवल इंडक्टेंस की बात होती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इंडक्टेंस को की वैल्यू को सारे फेजेस में इक्वल करने के लिए हम लोग पूरी इंटायर लेंथ, जो पूरी लेंथ होती है कंडक्टर की, उसके हम लोग रेगुलर इंटरवल पे पोजीशन चेंज करते हैं, जिससे हमारा इंडक्टेंस सेम रहे, ठीक है। अब हम जानते हैं इंडक्टेंस हमारा सेम रहेगा तो पावर की कैपेसिटी उसी हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं। ये फॉर्मूला रिलेशन आप देख सकते हो, ठीक। अभी आगे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़ को। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग। क्वेश्चन में कहा गया था AC रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज मोर देन द DC रेजिस्टेंस ड्यू टू। तो आपको बताना है कि जो AC रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, AC में जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, DC के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हमारा कम होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये क्यों होता है, तो अभी हमने बताया कि ये सारी चीज़ें हमारी क्यों होती हैं, स्किन इफेक्ट के कारण, ठीक है। जब आप डिटेल में पढ़ोगे स्किन इफेक्ट तब हम बताएंगे किस तरीके से आपको रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। अभी ये समझिए कि स्किन इफेक्ट समझ लीजिए। स्किन इफेक्ट क्या होता है, करंट का, AC करंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है करंट का, इसीलिए इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। और इसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा स्किन इफेक्ट के कारण। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, देखो स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी होता है। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी आपका स्किन इफेक्ट ही जैसा होता है, बस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में क्या होता है, हमारे दो कंडक्टर पास पास होते हैं तो उनके इफेक्ट के कारण हमारा ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है करंट का, जिससे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। अभी आगे पढ़ोगे तो आपको हम बताएंगे। तो अभी समझिए फिलहाल तो हमारा ये भी ऑप्शन सही है। तो आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग एट हाई वोल्टेज, यानी कि अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें हाई वोल्टेज की हमने आपको बताया भी है, लिखाए भी हैं। तो हाई वोल्टेज के एडवांटेज क्या होते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज स्मॉल, यानी कि जो करंट होती है उसकी वैल्यू कम, मैग्नीट्यूड कम होता है। इट विल बी रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप, या वोल्टेज ड्रॉप को कम करेगा। सी ऑप्शन क्या है, पावर लॉस विल बी लेस, पावर लॉस जो है वो कम होगा। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा, देखिए जैसे पावर की बात करें तो हमारा VI cos फाई होता है पावर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें किसकी, करंट की वैल्यू निकालें तो यहाँ क्या हो जाएगा, P अपॉन V cos फाई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये हमारी अगर पावर कांस्टेंट है, ठीक है, और पावर फैक्टर भी कांस्टेंट एज्यूम करें, तो जो करंट का रिलेशन हमारा क्या आएगा, 1/V आएगा कि नहीं। यानी कि अगर हम लोग वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे तो उस केस में हमारा क्या होगा, करंट की वैल्यू कम रहेगी। तो देखिए हाई वोल्टेज पे हमारी करंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू सही है। अब जब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यहाँ से हमारा जो लॉस होगा, पावर लॉस P=I²R, तो ये हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, पावर लॉस भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक। क्योंकि अब देखिए यहाँ से क्या है, अगर वोल्टेज हाई रखेंगे तो करंट कम रहेगी, तो इसका मतलब पावर लॉस जो है हमारा वो कम रहेगा। देखिए करंट की कम होगी वैल्यू तो पावर लॉस कम हो जाएगा, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन में वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप का भी फॉर्मूला I/R होता है, जब करंट की वैल्यू कम होगी तो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। तो आंसर देखिए इसके क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट रिप्रेजेंट्स इन रेजिस्टेंस ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर, बताइए। तो ये अभी हमने आपको बताया, इसमें क्या है, जब करंट का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, वो इफेक्ट हमारा कौन सा कहलाता है, वो स्किन इफेक्ट कहलाता है। ये पढ़ चुके हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कहा गया है इफ़ द
इंडक्टेंस ऑफ द लाइन ट्रांसमिशन कैपेसिटी विल बी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये काट दीजिएगा, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। तो यहाँ से बताना है द इंडक्टेंस ऑफ लाइन इंक्रीज द ट्रांसमिशन कैपेसिटी विल बी। क्या बताना है कि अगर हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा देते हैं, इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो उस केस में जो पावर ट्रांसफ़र होने की कैपेसिटी है और ट्रांसफ़र कैपेसिटी क्या होती है, वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, V²X, यही होता है कि नहीं। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ाना, तो इंडक्टेंस हमारा ये है, ठीक है, XL हम मान लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये जब वैल्यू बढ़ेगी तो उस केस में हमारी पावर की कैपेसिटी कैसी होगी, घटेगी कि नहीं घटेगी, ये क्या है कैपेसिटी। तो यहाँ से क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन हाई पावर लाइन्स द लॉस द पावर इज, आपको बताना है कि जो पावर लाइन्स होती हैं, ठीक है, दो हाई पावर लाइन्स होती हैं, उनमें पावर जो होती है वो कैसी होती है, ये आपको बताना है। हाई करंट लेवल एंड लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लेवल एंड लो करंट, एनी कॉम्बिनेशन, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा बी, देखिए अगर हाई पावर की बात करें और हाई पावर लाइंस में, अगर हाई पावर लाइंस होगी तो पावर ज़्यादा होगी, और पावर ज़्यादा होने के कारण अगर हम लोग इसमें क्या करें, वोल्टेज और करंट का अभी हमने रिलेशन देखा था, ये क्या हमने देखा था वी, अगर पावर हाई पावर होगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ने से हमारा करंट कम होगा, तो ये कंडीशन हमको रहनी चाहिए। जबकि अगर हम लोग करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे तो हमारे इससे लॉसेस भी बढ़ जाएंगे, और लॉसेस बढ़ने से हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे हमारी हाई पावर लाइन्स में करंट की वैल्यू कम ही रखी जाती है, यही कारण है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि हाई वोल्टेज लेवल और लो करंट, ठीक है, समझ में आ गया, हाई वोल्टेज और लो करंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज इंडिकेटिव दैट द लोड इज, यानी कि आपको बताना है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है, मान लिया आपने पढ़ा है वोल्टेज रेगुलेशन, वो आपका नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब आता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब आता है, इसकी कंडीशन कब होती है। तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा याद रखेंगे कब आता है, जब हमारा लोड कैसा होगा, लोड हमारा लीडिंग पावर फैक्टर का होगा, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर ये हमको पता है। तो लोड जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा, अब हम जानते हैं लीडिंग पावर फैक्टर के लिए हमारा कौन सा होता है लोड, तो वो हमारा होता है कैपेसिटिव लोड होता है कि नहीं, जबकि इंडक्टिव लोड हमारा है कैसा होता है, लैगिंग लोड होता है। तो यही कारण है कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैपेसिटिव ओनली। तो कैपेसिटिव के लिए हमारा क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक, याद समझ में आ रहा है सब लोगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन में कहा गया है AC सप्लाई सिस्टम कंपेयर टू DC सप्लाई सिस्टम हैज़ द एडवांटेज, यानी कि AC सप्लाई सिस्टम और DC सप्लाई सिस्टम की अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे क्या होगा बताना, आप सभी लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग, यानी कि इसकी AC सिस्टम की कंपेयर करें अगर DC सिस्टम से, तो DC सिस्टम क्या होता है, लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग होता है। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्किन इफेक्ट इज ओनली नोटिसेबल एट फ्रीक्वेंसी, ये आपको बताना है कि स्किन इफेक्ट आपको कब देखने को मिलता है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, हाई होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इफ़ डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डी देन द डायमीटर ऑफ एन लेयर स्ट्रैंड कंडक्टर विल बी। आपको क्या बताना है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो कंडक्टर यूज होता है, ठीक है, तो उसकी डायमीटर उन्होंने कहा है कि डी है, ठीक है। अब बात करें कि डायमीटर ऑफ स्टैंड कंडक्टर, तो स्टैंड कंडक्टर हमने आपको बताया कैसे बनाए जाते थे, इस तरीके से स्टैंड कंडक्टर बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते हैं, बताइए, ठीक। तो इसमें हमारा क्या होता था, 7 SCR कंडक्टर होता था, ये हमने आपको बताया भी था। तो ये हमारी पूरी एक लेयर होती थी,
आपको बताया हमने, ठीक है। तो इस लेयर की हमको डायमीटर अब पूछी गई है, तो इस लेयर की डायमीटर कितनी होगी, ठीक है। जबकि हमकी इंडिविजुअल कंडक्टर की डायमीटर हमको दे दी है कितनी, d, और पूरी हमको लेयर की पूछी गई है, तो आंसर क्या होगा। तो ये हमने आपको बताया भी था क्या होता है 2n-1 इंटू डी, यही फार्मूला बताया था कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन में क्या आ गया, टू इंक्रीज पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी ऑफ ए लाइन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि जो पावर को ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी है ट्रांसमिशन लाइन में, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, वो होनी चाहिए कब, इंक्रीज लाइन रेजिस्टेंस को बता रहे हैं कि बढ़ा दिया जाए लाइन के रेजिस्टेंस को। बी में कहा गया इंक्रीज ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए। डिक्रीज इन लाइन रिएक्टेंस को बढ़ा दिया जाए, तो सॉरी इन रिएक्टेंस को कम कर दिया जाए। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी। क्यों डी होगा, देखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी अभी हमने बताया, इसकी फार्मूला क्या होता है, V²/XL, यही होता है, ठीक। अब ये XL होता है, तो इसका मतलब क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा कब बढ़ेगा, जब इंडक्टेंस की वैल्यू कम करेंगे, क्योंकि XL क्या है 2πfL ये होता है, L की वैल्यू कम करोगे ये वैल्यू कम होगी, और ये वैल्यू जब कम होगी तो हमारी पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और ये जब बढ़ेगी तो वही हमको पूछा है ट्रांसफ़र कैपेसिटी इंक्रीज करना है, तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन सही है। फिर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज भी हम बढ़ाएंगे तो हमारी पावर कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, ऑप्शन नंबर डी। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया था X/R रेशियो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज, तो आपको बताना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है आपकी, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपका जो X/R रेशियो होता है, X/R रेशियो, ठीक है, वो आपका कैसा होना चाहिए, लेस देन यूनिटी होना चाहिए, यानी कि एक से कम होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, या एक के बराबर होना चाहिए, या नन ऑफ दिस नेसेसरी, यानी कि इनमें से कोई भी ज़रूरी नहीं है। बताइए आंसर। तो देखिए X/R रेशियो हमारा क्या होता है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा अगर हाई होगा, अगर यूनिटी से अधिक होता है तो उस केस में हमारा क्या हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, ठीक है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब हमारा क्या है, जो लॉसेस होगा वो भी हमारा कम होगा, स्क्वायर लॉस, ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, लाइन में लॉसेस को कम करने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हमारा X/R रेशियो कैसा होना चाहिए, यूनिटी से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो मोर देन यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया, मोर देन यूनिटी। तो ये समझते चलिए, एक बार क्वेश्चन आपने देख लिया तो वहाँ अगर क्वेश्चन आएगा तो हर हालत में आप उसका आंसर लगा दोगे, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ हम आपको क्वेश्चन रटा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको साथ में कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं कि इसके साथ में क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसके साथ में आप समझते चल रहे हैं, इसीलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन में कहा गया फॉर फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल सिस्टम वोल्टेज रेगुलेशन इज, तो आपको क्या बताना है कि फ्लैट वोल्टेज के केस में हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन आपको हमने बताया वो कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। तो फ्लैट वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज बराबर होना चाहिए, ठीक है। जबकि हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं, सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज, यही वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक। परसेंटेज में बात करें तो हमारा ये VR हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से 100%। अब ये जब वोल्टेज बराबर होगा VS माइनस VR होगा, BS होगा, तो ये हमारा क्या होगा, जीरो। तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो के केस में हमारा क्या होगा, वोल्टेज प्रोफाइल कैसी होगी, फ्लैट होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जीरो, यानी कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के केस में हमारा जो वोल्टेज का प्रोफाइल होगी वो इक्वल होगी या फ्लैट होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो चलिए फिर आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हमने देखा क्वेश्चन को, और जो लोग नए हैं चैनल को लाइक शेयर कर दिया करिए, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस को
नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और कोई लाइव क्लास चलेगी तो उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए फिर।